जय हिंद दोस्तों। मैं साई सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी जोन पर। तो हम लोग बात करने वाले हैं तैयारी को लेकर। जैसे जो हम लोग के साथ समस्या आती है तैयारी को लेकर, बहुत सारे लोग बहुत सारे टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं, 5-5 6-6 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ समस्या कहाँ आती है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से जितने भी तैयारी करने वाले लोग होते हैं, कोई करोड़पति अरबपति फैमिली से नहीं होता, सभी लोग लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि हम लोग सारे एग्जाम देते हैं, ग्रुप डी का हो, ग्रुप सी का हो, कोई भी एग्जाम हो, मोस्टली हम लोग सारे एग्जाम देते हैं। अब यहाँ समस्या क्या आती है कि साल में जो भी तैयारी करने वाला कैंडिडेट होता है उसको साल में 5 से 6 पेपर देने को एटलीस्ट मिलते ही मिलते हैं, कम से कम। तो समस्या क्या होता है, उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वो तैयारी में ही लगा रहता है। तैयारी का मतलब ये है एक प्रकार से, जैसे अभी 2 महीने पहले पुलिस का पेपर हुआ, कांस्टेबल का, 2 महीने बाद ग्रुप डी का रेलवे का हुआ, फिर 2 महीने बाद कोई और पेपर है, 1 महीने बाद कोई और पेपर है। तो वो एग्जाम के पीछे ही भागता रहता है। ठीक है। वो प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाता है। वो क्या है कि अभी इस 2 महीने इसका पड़ेगा, 2 महीने उसका पड़ेगा, 2 महीने इसका पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले जरूरी क्या होता है कि देखिए, एक होता है युद्ध काल, एक होता है शांत काल। युद्ध काल का मतलब ये होता है जब हमारे एग्जाम चल रहे होते हैं, शांत काल जब होता है जब हमारे कोई एग्जाम ना हो। तो सबसे पहले जरूरत है कि आपको शांत काल में, यानी अपने आप को 6 महीना 8 महीना टाइम देने का, अच्छे से समय दो पढ़ाई की तैयारी को। अपना बेस मजबूत करो। बेस मजबूत करने का मतलब ये, जैसे आप किसी भी एग्जाम को ले लो, मैथ आपके सभी एग्जाम में लगभग आती है। ठीक है। रीजनिंग आपकी लगभग सभी एग्जाम में आती है, 90% से ज्यादा एबव एग्जाम में आपकी ये दोनों सब्जेक्ट आते हैं। इसके बाद जीएस का पोर्शन भी लगभग सभी एग्जामों में आता है। तो जरूरत है आपको जीएस का पोर्शन अच्छा करने का, मैथ का पोर्शन अच्छा करने का, रीजनिंग का पोर्शन अच्छा करने का। जिस दिन ये तुम्हारे पोर्शन अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग, फिर उसके बाद जो हम लोग करते हैं ना एग्जाम के टाइम पे कि 2 महीने इसका पढ़ा, 2 महीने इसका पढ़ा, 2 महीने इसका पढ़ा, वो रिवीजन तौर पे होता है। जिस दिन आपका बेस अच्छा हो जाएगा, उसके बाद ये मान लीजिए आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। मैंने 12 से ज़्यादा एग्जाम क्वालिफाई किए हुए, मैं बताऊं आपको, 2017-18 मेरे पास जो 18 का टाइम था, 2018 के आसपास, उस समय मेरी एज नहीं हुई थी। वो उस एक साल में मैंने तैयारी की थी अच्छे से, मतलब मैंने अपना मैथ अच्छा किया, रीजनिंग अच्छा किया, जीएस का पोर्शन अच्छा किया। उसका फायदा मुझे आज तक मिल रहा है कि आज भी मैं अगर कोई एग्जाम देने जाता हूँ, बिना पढ़े भी एग्जाम देने जाता हूँ, तब भी जो है मेरे नंबर अच्छे रहते हैं, स्कोर मेरा जो है अच्छा ही रहता है वनडे एग्जाम में। ये मान लीजिए 80% से एबव ही मार्क्स आते हैं मेरे, आज भी अगर मैं पेपर देने जाता हूँ तो ये रहता है सिस्टम। और 80% में आपका सिलेक्शन आराम से हो जाता है वनडे एग्जाम में। तो सबसे पहले जरूरत है आपको बेस अच्छी करने की। मैंने बेस पे काम किया एक साल, मुझको उसका रिजल्ट आज तक मिल रहा है। हम लोग के साथ समस्या क्या आती है कि हम 2 महीने ये पढ़ें, 2 महीने वो पढ़ेंगे, 2 महीने ये पढ़ेंगे, और हम लोग रटने पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि 2 महीने में आप सिलेबस को समझ के नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है। आपको सिलेबस को समझने के लिए, उसको अच्छे से पढ़ने के लिए कम से कम 8 महीने का टाइम, 8 से 10 महीने का टाइम देना पड़ेगा। 8 से 10 महीने आप टाइम दीजिए, बढ़िया एक फ्लो में टाइम दीजिए, एक प्लानिंग बना के टाइम दीजिएगा। 8 से 10 महीने बाद आप ये देखेंगे, आप ये पाएंगे कि आप फिर जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हैं आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो पहले आपको क्या जरूरत है? बेस अच्छा करने की। हम लोग सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम लोग पेपर के पीछे दौड़ते रहते हैं कि ये पेपर आ गया, ये फॉर्म भर दिया, वो फॉर्म भर दिया, ये हमने फॉर्म भर दिया, मैंने इतने फॉर्म भर दिए, इतने पेपर दे लिए। सिलेक्शन फॉर्म फिल करने से, पेपर देने से नहीं होता, सिलेक्शन तैयारी से होती है। तैयारी जितनी आपकी अच्छी होगी, बेस जितना आपका मजबूत होगा, उतने ही आपका सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाएगा, कम वैकेंसी में भी हो जाएगा। ये मान लीजिए, जैसे मैंने बताया यूपीएसआई में समथिंग 9-10 हज़ार वैकेंसी है, उसमें मेरी त्रिकोणी 53 रैंक थी। अगर वो वैकेंसी 2,000 या 1,000 की होती, तब भी मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाता। तो सबसे बड़ी जरूरत, बड़ी चीज़ जो है आपकी, वो तैयारी मैटर करती है। तैयारी के लिए क्या करना है? आपको बेस अच्छा करना है। बेस में आपका मैथ, रीजनिंग और जीएस का पोर्शन, इसको पहले आप अच्छे से काम करो। तो मैं जो है इसी जो है क्रम में आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ जीएस का पोर्शन जो है। जीएस में मैं पॉलिटी से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि पॉलिटी यूपीएसआई के जो भी कैंडिडेट उनके लिए हेल्पफुल भी रहेगी, कांस्टेबल की वैकेंसी आनी उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। और पॉलिटी एक ऐसा पोर्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें वो नहीं करनी पड़ती हैं। आपको जो है कम पढ़ के अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं पॉलिटी में। इसलिए मैं पॉलिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ। और सेकेंड चीज़ जो बताऊँ कि मेरा जो रहेगा, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे, जो मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, रेलवे के एग्ज़ाम दिए हैं, यूपी कांस्टेबल मान लो जॉब की है मैंने, रेलवे में भी मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट था, रेलवे की मैंने जॉब छोड़ी, इसके बाद मैं यूपीएसआई में हूँ। तो मुझे वनडे एग्जाम का मोस्टली पता है कि वो क्या पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता, एक्सपीरियंस के आधार पर जो मैं बता रहा हूँ। तो मेरी ये कोशिश रहेगी पर्टिकुलर कि मैं आपको पॉलिटी में ऐसे पढ़ाऊँ, पॉलिटी को उसके बाद कहीं से दोबारा आपको
पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये मान लीजिए एक बार में ही आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाए, बस उसी के नोट्स बना लो, उसी को आप बार बार रिवाइज कर लो, आपका सारा मान लो पॉलिटी से फिर आपको कुछ भी इफ बट मतलब छूना नहीं कहीं से भी। ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट लेके चलूंगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे ही सारी जो जीएस का पोर्शन है कोशिश करूंगा मैं कि सारा आपको प्रोवाइड करा सकूं। और आपको क्या है, आज के टाइम पे सबसे बड़ा समस्या क्या है कि यूट्यूब हो, जितने सोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के अंदर कंफ्यूजन उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपके पास जितने ज़्यादा सोर्सेज होंगे आप उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। इसलिए क्या है, पर्टिकुलर एक चीज प्रॉपर फॉलो करना, आप आराम से लास्ट तक फॉलो करना। आप देखना कि जब लास्ट में हम लोग पूरी ये सीरीज खत्म कर देंगे जीएस की, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम देखना, उसमें आपके मोस्टली क्वेश्चन जो है वो फंसेंगे। मैं ये मान लीजिए कांस्टेबल के लेवल से, ग्रुप डी के लेवल से लेकर एसआई के लेवल, यूपीएसआई के लेवल, और आरओ यानी कि लोअर पीसीएस, और पीसीएस की जो प्रीलिम्स रहता है उस लेवल तक का पूरा मैं लेके चलूंगा। आप एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उस दोबारा उस सब्जेक्ट को पढ़ना ना पड़े। मैं आपको चीज़ों को समझाते हुए भी चलूंगा। और मैं जैसे कुछ चीज़ें यूज़ करता था, ट्रिक टाइप की वगैरह वगैरह, या मान लीजिए मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ता था, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सरलतम से सरलतम माध्यम में प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आपको जो है ज़्यादा जटिलताएं ना हो, ज़्यादा याद करने में, समझने में समस्या ना हो। आप एक बार पढ़े अच्छे से चीज़ों को, फिर आप उसके बाद देखेंगे, आप लोग जो पाएंगे कि जो मेरे साथ सफ़र रहेगा आपका, उसके बाद जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, या उसके बाद जो है आप लोग देखेंगे, फॉलो करने के बाद आप लोग देखेंगे कि आपका मोस्टली जीएस का पोर्शन जो है कंप्लीट हो रहा है। तो मैं स्टार्ट करूँगा पॉलिटी आज से। पॉलिटी में देखिए, जो मैं बताऊँ, पॉलिटी में हम लोग पहला चैप्टर जो आता है दृष्टि आई, इसकी किताब से मैंने जैसे पढ़ा था, तो इसके अलावा मैं किताब से ही एक किताब पे आश्रित नहीं रहता हूँ। इसके अलावा मुझे कहीं से और सोर्सेस मिलता है तो मैं उसमें अपने नोट कर लेता हूँ बुक में। तो वो चीज़ें जो हैं यानी समग्रता में आप लोगों को मिलेंगी। तो पॉलिटी से स्टार्ट कर दूंगा। पहला टॉपिक जो हमारा होगा, देखिए पहला जो हम लोग का जीएस के उसमें सीरीज में पहला जो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसमें हम लोग बात करेंगे, देखिए एक होता है भारत का संवैधानिक विकास की बात करते हैं इसमें, ठीक है। भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ वो हम लोग चीजें समझेंगे अच्छे से, पूरा फ्लो में समझेंगे। थोड़ी चीजें आपको मेरे में एक्स्ट्रा ये मिलेंगी, मैं किसी चीज को समझाने से पहले उसका बैकग्राउंड भी तैयार करूंगा। क्योंकि जब आपके पास बैकग्राउंड होता है किसी चीज को लेकर, तो आप क्या होगा, उसकी पृष्ठभूमि होती है, तो आप चीजें भूलते नहीं है आसानी से। आप ऐसे ऐसे ही रट लेंगे बिल्कुल एकदम, आप आसानी से बहुत जल्दी भूल जाएंगे। और जब आप और एक कंफ्यूजन भी पैदा होता है, अगर आपको पृष्ठभूमि पता है, आपको सारी चीजें पता है, पूरा फ्लो आपके पास माइंड में है, तो आप क्या है, कंफ्यूज नहीं होते हैं एग्जाम हॉल में। आप अगर ऐसे चीजें रट के चले जाएंगे तो आप एग्जाम हॉल में क्या है, कंफ्यूज भी बहुत होंगे। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे हम लोग बता बता रहे थे कि हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, तो पॉलिटी में स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी को पहले थोड़ा सा क्या करेंगे, पॉलिटी में पहला चैप्टर जो हमारा रहेगा वो भारत का संवैधानिक विकास रहेगा। क्या रहेगा, भारत का संवैधानिक विकास। तो थोड़ा समझते हैं हम लोग। पहला चैप्टर हमारा रहेगा भारत का संवैधानिक विकास। देखिए ये, वैसे इसमें फैक्ट ज्यादा रहेंगे इस वाले चैप्टर में, बट ये हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के बिहाफ पे और पॉलिटी के बिहाफ पे, दोनों के बिहाफ पर ये क्या है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि इसमें हिस्ट्री का भी पार्ट मिलेगा आपको और पॉलिटी का भी। इसमें हम ये देखेंगे कि भारत का संविधान जो वर्तमान में है, इस रूप में कैसे आया, कैसे धीरे धीरे चीजों का विकास हुआ। तो हम विकास क्रम समझेंगे, जैसे मानव सभ्यता का विकास क्रम होता है या मानव का विकास होता है, ऐसे ही इसका कैसे विकास होगा ये हम समझेंगे इस चैप्टर में। तो हम लोग पहले इसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिस्ट्री को भी लेके चलेंगे, ताकि हमें पृष्ठभूमि की चीजों को समझ में आए कि ऐसा क्यों हुआ। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए 16वीं शताब्दी में आप लोग जान रहे हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बीआईसी है, या जो भी और यूरोपीय अन्य कंपनियां हैं वो भारत में आई हैं। धीरे धीरे क्या होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सभी कंपनियों को धीरे धीरे क्या करेगी, खदेड़ देगी, यानी कि भगा देगी। और मेन रोल किसका बचेगा, बीईआईसी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो हम लोग जो पढ़ेंगे संवैधानिक विकास वो बीईआईसी का ही पढ़ेंगे, कि बीईआईसी ने कौन कौन से नियम लेके आई और क्या क्या चीजें की, वो हम पढ़ेंगे। तो भारत के संवैधानिक विकास को हम दो जो पार्ट में पढ़ते हैं। देखिए
पहला पार्ट जो होगा वो होगा DEIC के अंतर्गत और एक पढ़ते हैं हम ब्रिटिश क्राउन या ताज के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास। तो देखिए क्या है कि जो BEIC के अंतर्गत है, यानी कि जब तक कंपनी का शासन भारत में रहा तब तक जो भी अधिनियम पारित हुए हैं वो हम किसमें पढ़ेंगे, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास। तो कब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में रही थी, 1858, आप लोग पढ़ेंगे तो अधिनियम 1858 का। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। 1857 की क्रांति के बाद विद्रोह होता है, उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी जाती है और ब्रिटिश ताज का शासन स्टार्ट हो जाता है वहां से। तो ये हम लोग पढ़ेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के एक्ट तक। ओके, किसके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आएगा वहां से लेके 1947, यानी जब तक देश को आजादी मिलती है वहां तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है IC के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन से एक्ट आए थे हम लोग ये समझेंगे इसमें। ठीक है, इसमें जो एक्ट आए थे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से पढ़ेंगे। एक 1773 का चार्टर एक्ट। कंपनी जब ये आई थी, जब इसमें 1773 का एक्ट का रहेगा तो उसमें ये प्रावधान रहता है कंपनी के जो लाइसेंस होता है, जैसे हमारे यहाँ कोई भी कंपनी होती है, कोई भी चीज होती है, उसका लाइसेंस होता है एक टाइम तक के लिए कि आप 10 साल, 5 साल या 20 साल तक आप काम कर सकते हैं। ऐसे ही कंपनी का क्या है, 20 साल के बाद उसका लाइसेंस रिन्यू होता है, यानी हर 20 साल बाद कंपनी को अनुमति लेनी पड़ती है ब्रिटिश क्राउन से कि हमें जो है यहाँ पर व्यापार करना है, एकाधिकार चाहिए हमें व्यापार का। ठीक है, तो 20-20 साल का व्यापार व्यापार का एकाधिकार दिया जाएगा। 1793 में एक्ट आएगा, उसके बाद 20 साल बाद कब आना चाहिए, 1773 में है, इसके 20 साल बाद 1793 में, फिर 1813 में, फिर 1833 में, फिर 1853 में। देखिए ये क्या होगा, चार्टर एक्ट होगा। हर 20 साल बाद एक एक्ट आएगा जो हमें बताएगा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, फिर 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, फिर यहाँ पर क्या होता है, एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, फिर होता है यहाँ समाप्त कर दिया जाता है। तो 20-20 साल बाद ये एक्ट आएंगे, लेकिन बीच में क्या होता है, जैसे इन एक्टों में कुछ कमियां रह गई, या ये जो फेस होता है वो फेस ऐसा होता है कि जब ये देश पे तेजी से कब्जा किया जा रहा होता है भारत के ऊपर, तो बीच बीच में शक्तियां बढ़ानी गवर्नर जनरल की, या किसी पे कब्जा करना है, कुछ भी करना, इनके लिए क्या बीच बीच में नियम लेके आते थे, वो एडिशनल रहते थे, वो अलग से रहते थे। उसमें कौन कौन सा है, 1773 के बाद 1781 का आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, और फिर 1784 का क्विट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, फिर एक 1786 का परिषद अधिनियम आता है, 1786 का एक अधिनियम आएगा। ये बीच में एडिशनल एक्ट होते हैं, कुछ अलग से थोड़े होते हैं। ये 2-3 एक्ट जो हैं ये आपको एडिशनल एक्ट है, बाकी सारे वही चलेंगे। क्योंकि ये वाला जो फेज होता है ना, ये 1773 का, और ये इस समय का होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कई जगह पे लड़ाइयाँ कर रही होती देश के जिन जिन जगहों पर। तो इसको क्या चाहिए कि तेजी में बदलाव हो रहे होते हैं, जैसे बदलाव हो रहा होता है उसी आधार पर नियम की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ये बीच में नियम आते हैं। तो ये आपके टोटल 8 एक्ट जो है वो पढ़ने BEIC के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास उसके अंतर्गत पढ़ने हैं। बाकी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। ओके, ये 8वां अधिनियम आज की क्लास में रहेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोग बात करते हैं की चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, ओके। अब देखिए 1773 का जो चार्टर एक्ट है, इसकी थोड़ी हम लोग पृष्ठभूमि समझेंगे पहले कि कैसे ये क्यों लाया गया, कारण क्या रहा इसको लाने का, ये हम लोग समझते हैं थोड़ा पहले।
देखिए आप लोग जब पढ़ते हैं 1764 का बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, यहाँ से इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है। कैसे? 1764 का बक्सर का युद्ध आप लोगों को पढ़ा होगा कि पता होगा, तीन लोग यहाँ, तीन सेनाएं होती हैं, जिसमें एक शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट होते हैं, एक मीर कासिम और एक सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब होते हैं। ये तीनों सेनाएं किससे हार जाती हैं? अंग्रेजों से हार जाती हैं। ठीक है, हारने के बाद क्या होता है? इलाहाबाद की संधि होती है। जीत जाते हैं। ठीक है, भी पढ़ा होगा, चर्चित युद्ध है काफी। इसमें क्या होता है, जब जीत जाते हैं तो इलाहाबाद की संधि होती है, जो फर्स्ट संधि होती है इलाहाबाद की, प्रथम संधि होती है इलाहाबाद की, वो आप लोगों ने पढ़ी होगी। प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। किसके किसके बीच में होती है? दो व्यक्ति होते हैं यहाँ, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय यानी मुगल सम्राट के बीच में होती है। और इस संधि में क्या होता है? इस संधि में इलाहाबाद की फर्स्ट संधि में क्या कर दिया जाता है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी जाती है? DEIC को दे दी जाती है, दे दी जाती है। आप समझो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। यानी कि जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या करेगी अब? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, दीवानी का मतलब होता है कर वसूलना, राजस्व लेना। यानी टैक्स कौन लेगा? DEIC लेगी। और यहाँ पर शासन कौन करेगा? प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य बंगाल के नवाब देखेंगे। ठीक है, बंगाल के नवाब देखेंगे। आप समझना जरा, पैसे कौन लूट रहा है? DEIC, यानी कर कौन ले रहा है? DEIC। और काम कौन देख रहा है? प्रशासनिक कार्य कौन देख रहा है? बंगाल के नवाब। ऐसे में कोई भी स्थिति होती है, विद्रोह होता, कुछ भी होता, तो कौन संभालेगा? बंगाल के नवाब। लूट कौन रहा है? ये लोग लूट रहे हैं। इसी को ही बंगाल का द्वैत शासन कहते हैं, याद रखना। इसी का कहते हैं बंगाल का द्वैत शासन। द्वैत का मतलब दो लोग जहां शासन कर रहे हो, द्वैत शासन। ठीक, अब दो लोग कौन हो गए? एक तो बंगाल के नवाब हो गए, और दूसरा कौन हो गया? BEIC हो गई। BEIC क्या कर रही है? टैक्स वसूल रही है, और बंगाल के नवाब क्या कर रहे हैं? प्रशासन कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो अब यहाँ आगे समझिए जरा, BEIC क्या है? टैक्स वसूली। तो BEIC के जो कर्मचारी होंगे, कौन? BEIC, BEIC कर्मचारी क्या कर चक्कर में पड़ जाते हैं? निजी व्यापार करने लगते हैं, अपना खुद का व्यापार करने लगते हैं, लोगों से टैक्स वसूलने लगते हैं। यानी कि कंपनी के कामों पर कम ध्यान देते हैं, अपने निजी कामों पर कर्मचारी ज्यादा ध्यान देता है। जब कंपनी के कामों पे कम ध्यान देगा, अपने कामों पर ज्यादा ध्यान देगा, तो कंपनी किस में जाएगी? घाटे में। और कंपनी किस में चली जाती है? घाटे में। ठीक है, 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में खुली लूट चलती है, खूब लूटते हैं। कौन? BEIC के कर्मचारी खूब पैसे लूटते हैं बंगाल में। लूटने के बाद क्या है? कंपनियां चली जाती है घाटे में। किसमें? घाटे में, घाटे में। ठीक है, और अभी क्या था, कंपनी को चलाने के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर नियम नहीं था यहाँ पर। कंपनी जब घाटे में चली जाती है तो कंपनी क्या करती है? पैसे मांगती है। कहाँ से? कंपनी पैसे मांगती है ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन सरकार से यही कहता है कि भाई, एक तो तुम जो है व्यापार भी कर रहे हो, तुम्हारा व्यापार भी अच्छा चल रहा है। दूसरा, तुमने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भी ले ली, संपन्न प्रांत है, वहां पैसे भी कर भी वसूल रहे हो, फिर तुम घाटे में कैसे जा रहे हो? ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है। तो ब्रिटिश जो है, सरकार जो है, इनको पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त पे कहती है कि मैं एक कानून लाऊंगी, उसको लागू करूंगी, उसके बाद मैं पैसे दूंगी।
यही कानून आता है कौन, 1773 का चार्टर एक्ट। समझ में आ गया। अब भूमिका पता चल गई। तो जो जो इसको प्रावधान समझ में आएंगे किसको, ब्रिटेन सरकार को, कि ये मुझे सुधार करने चाहिए कंपनी में, ताकि कंपनी का प्रशासन या व्यापार अच्छे से चल सके, वही प्रावधान तुम्हें 1773 के चार्टर एक्ट में दिखाई देंगे। तो आप लोग ये पृष्ठभूमि समझ में आ गई होगी अच्छे से। ओके, आगे करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा आराम से, और वीडियो को पॉज करके या वीडियो को पीछे करके आराम से नोट कर लीजिएगा। हम लोग 1773 के चार्टर एक्ट में पहुंचते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या क्या प्रावधान है। चलिए हम लोग यहीं आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रावधान क्या क्या है। सबसे पहले तो कंपनी को घाटे से उभारने के लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट इसको, सरकार को क्या नियम लाने चाहिए, कि कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार बंद कर देने चाहिए। तो वही यहाँ पर किया जाता है। सबसे पहला प्रावधान क्या हो गया, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार, निजी व्यापार क्या पॉइंट समझ में आ गया आपको, कि पहला काम क्या कर दिया गया, कंपनी के कर्मचारियों पर, कर्मचारियों के निजी व्यापार व भारतीयों से उपहार व पुरस्कार आदि लेने पर क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई। ठीक है। दूसरा, मुझे जैसा पहला कौन सा अधिनियम था जिससे कंपनी कंपनी को क्या है, वो किया गया, नियंत्रित किया गया। ठीक है, तो ये पहला अधिनियम था, कंपनी को नियंत्रित कुछ भी कहते हैं, किया गया, किया गया। यानी कि कंपनी पे कंट्रोल स्थापित किया किसने, ब्रिटेन संसद ने। ठीक है। एवं इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत क्या होगा, अब से कंपनी कंपनी अपने राजस्व राजस्व चयन व व्यापारिक जानकारियां को देगी। ठीक है। क्या मिलेगा, अब से कंपनी इस नियम के बाद से राजस्व सैन्य और व्यापारिक जानकारी किसको देगी, ब्रिटेन के संसद को देगी, ब्रिटेन सरकार को देगी। ठीक है। ये पहला नियम था जिसने कंपनी को नियंत्रित या विनियमित किया, यानी कंट्रोल किया कंपनी के लिए, पहला नियम भी पारित हुआ। फिर भारतीय का भारत सॉरी कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय व्यापार और पुरस्कार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। समझ में आया, क्योंकि हमें क्या करना, घाटे से कंपनी निकालना। और देखो क्या क्या किया जाएगा यहीं पर, और देखो क्या क्या किया जाएगा, एक काम और किया जाएगा, क्योंकि ऐसा ही इस समय प्रशासनिक परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा होता है। एक ऐसी सत्ता चाहिए जो कंट्रोल कर सके, यानी जिसके पास पावर हो। तो जिसके लिए क्या किया जाएगा, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया।
वाह, और मद्रास प्रेसिडेंसियों को, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। मैं यहाँ तक बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के क्या कर दिया गया, सॉरी, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल के क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। वह बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, ये प्रावधान समझ में आया आपको। इसके बाद देखते हैं, आगे समझते हैं हम लोग और क्या क्या किया गया इसमें प्रावधान। इसको आगे लोग बैठते हैं यहाँ पे। क्या अधीन कर दिया गया, इसी में और एक पॉइंट लिख लेते हैं, एवं गवर्नर जनरल की सहायता हेतु, की सहायता हेतु चार सदस्यीय चार सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गवर्नर जनरल सहमति से कार्य करेगा। करेगा, ठीक है। यानी कि जो गवर्नर जनरल है, जो कार्यकारिणी परिषद है, वो क्या है, उसके बहुमत से काम करेगा। जो लोग बहुमत देंगे ना, सहमति बहुमत से काम करेगा। बोलते हैं कि ये करना है, तो वो उससे कार्य करना पड़ेगा, वो बहुमत मतलब वो मानने के लिए बाध्य था ये। जैसे आज के टाइम पे राष्ट्रपति क्या है, जो हम लोग का जो मंत्रिपरिषद होता है, उसकी बात मानने के लिए क्या होता है, एक प्रकार से बाध्य होता है। तो ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक। इसके बाद आगे हम उसमें पॉइंट में आगे पढ़ते हैं। चौथा, देखिए चौथा क्या है, इस अधिनियम के तहत ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इन बदलाव के सब के तहत प्रावधान किया गया था, और 1774 में कोर्ट तैयार हो गया तुम्हारा बनके। कोर्ट की स्थापना कब की गई, 1774 में की गई। नहीं की तहत की गई, 1773 के तहत की गई। इस इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस है, सर एलिजा हेगडेल। सर, 3 अन्य न्यायाधीश, टोटल कितने न्यायाधीश हो गए, 4 हो गए। 3 अन्य न्यायाधीश, वाह, 3 अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश का अगर नाम पूछ दे आपसे, एक छोटी सी ट्रिक है
जो मैंने खुद ही, मैं चीज़ों को जब पढ़ता हूँ तो अपनी लैंग्वेज में पढ़ता हूँ, अपनी खुद के ट्रिक बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ताकि चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। जब आप अपनी भाषा में पढ़ोगे और अपने खुद के ट्रिक तैयार करोगे, खुद से दिमाग लगाओगे चीज़ों को कैसे सिंपल किया जाए, आपसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो। ठीक है, किसी दूसरे की बनाई हुई ट्रिक या किसी चीज़ों को आप फोकस करोगे तो वो आपको जल्दी माइंड से उतर जाती है। तो देखिए सारे ले जाइए, तीन अन्य अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश कौन थे? एक थे लिमिट, ठीक, ये लिमिट जो थे इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं। ठीक है, चेम्बर की हाइट क्या करनी है हमें? लिमिट में रखनी है। ठीक है, लिमिस्टर इनका नाम था, लिमिस्टर। ऐसे याद रखते हैं इसको। जो चेम्बर बनाते हैं उसकी हाइट किस में रखेंगे? लिमिट में रखेंगे। चेम्बर, चेम्बर क्या होता है? जो एक बाथरूम के लिए, लैट्रिन के लिए वो गड्ढा बनता है उसको चेम्बर बोलते हैं। तो उसकी हाइट किस में रखनी है? लिमिट में। तो चेम्बर की हाइट किस में रखनी है? लिमिट में। तो चेम्बर, हाइट्स और लिमिट, लिमिस्टर, ये तीन व्यक्ति हैं। आपको लिमिट भी याद रहेगा तब भी आप आगे का नाम बना लेंगे। हमें क्या है, ऑप्शन मिलते हैं, वहां हमें लिखना नहीं होता, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। तो ये तीन अन्य न्यायाधीश हो गए। ओके, अब इसकी कार्यकारिणी परिषद में चार जो सदस्य थे उनके अगर भी नाम याद रखना चाहें तो क्लेवरिन, फ्रांसिस से, ये ऐसे चार व्यक्ति थे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। देखिए कौन कौन चार व्यक्ति थे? बॉरवेल, मानसन, क्लेविन और फ्रांसीसी, चार व्यक्ति थे इसमें कार्यकारिणी परिषद में। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। 1773 के चार्टर एक्ट में ये एक सारी चीजें आपकी हो गई। अभी हम लोगों ने एक चीज और यहाँ पढ़ी थी, गवर्नर जनरल का पदनाम, ठीक है, चेंज करके, सॉरी, गवर्नर का पदनाम चेंज करके गवर्नर जनरल बनाया गया। तो एक बड़ा डाउट रहता है कि कब भारत का कौन गवर्नर था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था, या बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय प्रथम कौन था, अंतिम कौन था, ये डाउट रहते हैं बहुत ज्यादा। तो हम लोग एक ही उसमें जो है पूरे डाउट ये सारे क्लियर करते हैं अभी। ठीक है, आप समझिएगा एक ही बार में, इसको इरेज करते हैं हम लोग। देखिए एक बड़ा सवाल बनता है, गवर्नर कौन था? ठीक है, अंतिम गवर्नर। मैं चीजों को रिलेट करा के पढ़ाऊंगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हों, क्योंकि कभी कभी चीजों को डाउट बहुत ज्यादा रहते हैं, वो डाउट आपके सारे यही क्लियर होंगे। आप पूरा वीडियो देखेंगे लास्ट तक, अगर आप पूरी पॉलिटी पढ़ते हैं तो लास्ट तक आपके माइंड में जितने भी डाउट होंगे पॉलिटी से रिलेटेड सारे क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल एकदम। और ये मान लीजिए पूरी पॉलिटी पढ़ने के बाद अगर आप कोई भी एग्जाम देंगे, वनडे एग्जाम कोई भी देंगे, यूपीएसआई भी देंगे या लोअर पीसीएस या आरओ भी देंगे ना, तो आपके सारे मतलब मोस्टली सवाल जो अधिकतर सवाल जो है फंस फंस जाएंगे इससे, मैं बता रहा हूँ आपको। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, ये हम लोग बात करेंगे। फिर इसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, भारत का, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, इसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो गया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम वायसराय कौन? स्वतंत्र भारत का, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? ठीक, और पूछते भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सारे ये डाउट जो हैं एक ही हमारे इसी में सारे क्लियर हो जाएंगे पूरे। ठीक है, देखिए समझिए,
जब ये चेंज किया जा रहा है, बंगाल का अंतिम गवर्नर सॉरी अंतिम गवर्नर कौन था, तो ये क्या है, पदनाम चेंज किया जा रहा है। कब चेंज किया जाता है आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग इसको पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो अभी मैंने बताया। क्या किया जाता है, बंगाल के गवर्नर का पदनाम क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल, यानी जो व्यक्ति है वो वही रहेगा, सिर्फ पदनाम चेंज कर दिया गया। जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, 15 में कौन थे, मोदी जी। 15 में योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग। तो अगर आपसे पूछ दे कि योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था, तो जो हमारे प्रधानमंत्री होंगे वही। और पूछ ले कि नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो जो हमारे सिटिंग प्रधानमंत्री थे वही, यानी कि दोनों कौन थे, मोदी जी थे। ठीक है, तो सेम यहाँ पर प्रोसेस रहेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोनों कौन मैंने बताया था, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। अगर पूछ दे बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग। अब आता है 1833 का अधिनियम, हम लोग पढ़ेंगे 1833 का अधिनियम। 1833 के अधिनियम में क्या किया जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है, भारत का गवर्नर जनरल चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, वही जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा, यानी कि सिटिंग वही व्यक्ति है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया। तो कौन होगा ये, विलियम बेंटिंग, बेंटिंग। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और प्रथम वायसराय कौन था, इसको समझिए। ये जब 1858 का अधिनियम पढ़ोगे तुम, तो इसका नाम चेंज कर दिया जाता है 1858 के अधिनियम में। कौन होगा ये, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, इसके बाद एक और आता है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, ये जब 1947 का आता है भारत शासन अधिनियम, सॉरी 1947 जब वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है, तब का ये मामला होता है। तब कौन व्यक्ति रहता है, लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन। ठीक है, समझ आ गया। अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो पूछते, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, टी राजगोपालाचारी। अब ये आई थिंक सारे डाउट ये वाले आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आप पूछ दे, प्रथम पूछ दे, अंतिम पूछ दे, सारे पूछ दे, सारे डाउट क्या हो गए होंगे आपके, क्लियर होंगे। तो मैं यही काम करते हुए चलूंगा कि जहां जहां डाउट आपको समझ में आएंगे, मैं वो सारे डाउट आपके क्लियर करके चला चलूंगा। ठीक है, अगला नियम हमारे पास आता है, इसके बाद अगले नियम में हम पढ़ते हैं, सॉरी 1781 का एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, 1773 वाला हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। अब 1781 का एक्ट पढ़ते हैं हम लोग। पढ़ते हैं, 1773 का कंप्लीट हो गया, 1781 का, इसका नाम होता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ। देखिए, इसके नाम से पता चल रहा है सेटलमेंट, यानी कि कुछ कमियां रह गई थी पिछले एक्ट में, जिनको दूर करने के लिए ये एक्ट हमें लाना पड़ा। ठीक है, तो क्या क्या कमियां रह गई थी, वही इसमें सुधार किए गए होंगे। देखो, पहली बात क्या है कि हमने ये देखा था, एक पढ़ा था क्या, कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो कर दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता नहीं बताई गई कि वो क्या काम कर सकता है, क्या काम नहीं कर सकता है, या कहाँ कहाँ वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, पहला। दूसरा क्या है कि हम दीवानी तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों जगह ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन नियम कहाँ के लिए बना रहे थे, सिर्फ कलकत्ता के लिए बना रहे थे। अब जो कलकत्ता की सरकार है, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी दीवानी कानून बना सकती है। तीसरा इसमें प्रावधान जो किया गया था, वो प्रावधान ये था कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुनाने से पहले, और जो है जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, वो कोई भी फैसला सुनाने से पहले या कोई भी विधि या कानून लाने से पहले भारतीयों के धार्मिक एवं रीति रिवाजों को सम्मान देगा। भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक जो उनके मामले हैं, यानी कुछ उनकी मान्यताएं होंगी, उनको क्या करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। क्योंकि भारतीय कहते हैं धार्मिक मामलों में बहुत ही जो है
संवेदनशील थे। आप लोग इसको देखेंगे 1857 क्रांति में, जब वो सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी वाले मुद्दे को लेकर 1857 क्रांति हो जाती है, तो इस चीज को सरकार जानती थी कि अगर हम भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग उग्र हो जाएंगे और ये हमें कहीं ना कहीं फाड़ के फेंक देंगे, इसलिए ये ऐसा प्रावधान करते हैं। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट की तीन चीजें आएंगी। पहला क्या है, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता निर्धारित की गई। सुप्रीम कोर्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों एवं गवर्नर जनरल अधिकारी कार्य हस्तक्षेप नहीं, ना ही PAIC के कर्मचारी कर्मचारी ठीक। देखिए ये क्या मामला समझिए, अभी क्या है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट गठित कर दिया गया, अब BAIC कर्मचारी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर, मतलब BAIC के जो कर्मचारी जो हैं वो अपना कंपनी का काम कर रहे हैं, इसके लिए वो भारतीयों को परेशान भी करते थे, सब चीजें करते थे। गवर्नर जनरल की कोई परिषद कोई कार्य कर रही है, सुप्रीम कोर्ट उसमें टांग अड़ा दे रहा है कि ये तुम गलत काम कर रहे हो भाई, ये सही काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज से क्या है कि BAIC का काम, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया काम कंपनी का काम जो है वो भी प्रभावित हो रहा था, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का कार्य प्रभावित हो रहा था। तो सरकार ने इस चीज को बदला और ये निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट अब से BAIC के कर्मचारी जो अपना अधिकारी कार्य कर रहे हैं, यानी जो व्यापार कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उनका जो अधिकारी कार्य है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी उसके खिलाफ कोई भी निर्णय नहीं देगी, यानी उसके खिलाफ कोई भी सुनवाई नहीं करेगी, ठीक है। और जो है ऐसे ही इसने गवर्नर जनरल परिषद के लिए भी कहा, गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य जो अपना अधिकारी कार्य कर रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी, ना ही उसके प्रति कोई जवाबदेही बनती है, ठीक है। ये सारे कार्य क्या हुए इसमें किए गए, पहला, ठीक है। दूसरा कार्य, पहला कार्य ये हुआ, दूसरा कार्य समझिए अब। दूसरा कार्य ये था, दूसरा ये कार्य था गवर्नर जनरल की परिषद निकाल दिया, लिख देता हूँ। उड़ीसा के लिए भी कानून बनाएगी, क्या करेंगे, उड़ीसा के लिए भी बनाएगी। यानी कि अभी जो गवर्नर जनरल की परिषद थी वो कहाँ के लिए कानून बना रही थी, कलकत्ता के लिए। अब वो क्या कर दिया गया, उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया, बंगाल बिहार उड़ीसा के लिए भी कानून कौन बनाएगी, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद बनाएगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। तीसरा जो इसमें कार्य किया गया था इंपॉर्टेंट, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा, उसमें ये कहा गया था कि
सुप्रीम कोर्ट या वाह वाह सर कोई भी कानून बनाने देने में भारतीयों का रीति रिवाज का ध्यान रखेंगे। तीन चीजें आपको, तीन पॉइंट ये किसमें किया गया था? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। अब हम पहला कौन कौन क्या था कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता जो फिक्स की गई कि वो बीईआईसी के कर्मचारियों के खिलाफ उनका जो कार्य है, आधिकारिक कार्य है, वो करते हुए कोई भी गलती होती है तो उसके खिलाफ नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा बीईआईसी के कार्य में। और किसके, इसके जनरल गवर्नर जनरल के जो परिषद थी उसके सदस्यों के कार्यों में, आधिकारिक कार्यों में इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरा, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी कानून बना सकती थी, ठीक है, बनाएगी। दूसरा क्या है, सुप्रीम कोर्ट व गवर्नर जनरल की परिषद कोई भी कानून बनाने व निर्णय देने से पहले भारतीयों के धर्म, सामाजिक मूल्यों व रीति रिवाजों का ध्यान रखेगा। ये तीन काम क्या किया गया 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में किए गए। अगले हम लोग बात करते हैं इसके, हम लोग बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया, पिट्स इंडिया एक्ट में थोड़ा देखिए, जो गवर्नमेंट होती है वो विलियम पिट्स की होती है। इस समय प्रधानमंत्री कौन होते हैं ब्रिटेन के? विलियम पिट्स होते हैं, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा विलियम पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये एक्ट एक दो तीन लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पहला क्या होता है, इसके पहले एक एक्ट आ रहा होता फॉक्स अधिनियम। कौन आ रहा होता? फॉक्स अधिनियम। फॉक्स अधिनियम 1833, सॉरी 1783, ठीक है। फॉक्स अधिनियम 1783 आ रहा होता है, और जो इसे पारित करते हैं उनका नाम होता है क्या? फॉक्स नाम होता है। वहां पे मिली जुली सरकार होती है, किसकी? विलियम फॉक्स की। और किसकी होती है? देखिए, फॉक्स अधिनियम आ रहा होता है, और इस समय सरकार होती है गठबंधन की, किसकी? नॉर्थ व प्लस फॉक्स की गठबंधन की सरकार होती है, ठीक है। इनकी गठबंधन की सरकार क्या होता है कि ये अधिनियम, ये भारत के लिए बीईआईसी के लिए अधिनियम बनाया जा रहा होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अधिनियम बनाया जा रहा। और पहली बार ऐसा होता है कि भारत में स्थापित कोई कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी, भारत में कोई जो कंपनी कार्य कर रही है उस कंपनी के संबंध में अधिनियम बनाया जा रहा है, और ब्रिटेन की सरकार गिर जा रही है, ठीक है। तो फॉक्स अधिनियम आता है 1783 उसमें का, नॉर्थ प्लस फॉक्स की संयुक्त सरकार होती है, और वो इस अधिनियम को पारित करने से पहले ही गिर जाती है, यानी इस अधिनियम को पारित नहीं कर पाती है, और वो क्या है, सरकार गिर जाती है। जिसके बाद विलियम पिट्स की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? विलियम पिट्स बनते हैं। जब ये सरकार गिरने के बाद कौन प्रधानमंत्री बनते हैं? विलियम पिट्स। और विलियम पिट्स फिर अपने नाम से नियम लेके आते हैं जिसका नाम क्या होता है? पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसको समझते हैं क्या क्या प्रावधान है। देखिए, इसमें क्या क्या प्रावधान इसको हम समझते हैं। विलियम पिट्स लेके आते हैं, कौन होते हैं? तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन
पीएम कौन? विलियम पिट्स। विलियम पिट्स लेके आते हैं, ठीक है, समझ में आया? इन्हीं के नाम पे पड़ता है फिट्स इंडिया एक्ट। इसमें दो तीन प्रावधान होते हैं, ठीक है। हम इन दो तीन प्रावधानों को समझते हैं अच्छे से, क्या क्या प्रावधान होते हैं। पहली बात तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होता है। हम लोग एक चीज देखते चले आ रहे हैं कि 1773 एक्ट के तहत सदस्यों की संख्या कितनी की गई थी कार्यकारिणी परिषद के? 4 की गई थी। अब जब 4 लोग होते थे तो मेजोरिटी में समस्या आती है, जैसे दो दो लोगों ने दो इधर वोट कर दिया, दो उधर वोट कर दिया, ऐसे में फैसला कैसे लिया जाए? तो सदस्य संख्या करती जाएगी और कम, और गवर्नर जनरल की सख्ती से और बढ़ जाएगी, ठीक है। हम लोग बात करते हैं इसमें आगे, देखिए क्या होता है। इसमें क्या किया जाएगा, दो सदस्य संख्या 4 से 3 कर दी गई, 4 से 3 कर दी गई, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा इसको समझोगे तो देखिए ना, आप तो समझिएगा कि कंपनी जो है, जो कंपनी अभी व्यापार कर रही थी, वो कंपनी व्यापार के साथ साथ एक और चीज क्या देख रही, प्रशासन भी देख रही है। भारत का जिस जिस भी भूभाग में उन्होंने कब्जा कर रखा है, उसका क्या क्या, क्या देख रही है, वो प्रशासन भी देख रही है। तो यानी कंपनी पे तो और एक जिम्मेदारी है, किस चीज की जिम्मेदारी, व्यापार करने की, दूसरा शासन करने की भी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इन चीजों को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, कंपनी के व्यापारी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, एवं प्रशासनिक कार्य के लिए क्या होगा, प्रशासनिक कार्यों के लिए क्या किया जाएगा, एक आपका नियंत्रक मंडल, ये इसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाएगी। देखना आप लोग जब देखते हैं, जैसे कोई भी कंपनी के बारे में आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, पढ़िए किसी कंपनी के बारे में। एक होता है निर्देशक मंडल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, ठीक है। एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है, निर्देशक मंडल जो क्या होता है, कंपनी को व्यापारिक कार्य देखता है। वो जब की कंपनी स्थापित हुई थी तभी बन गया था। लेकिन अब एक और नया विभाग क्या बना दिया गया, एक और चीज क्या बना दी गई, निर्देश नियंत्रक मंडल यानी पीओसी बना दी गई, की स्थापना की गई, ठीक है। अब ये क्या देखेगा, प्रशासनिक कार्य देखेगा एवं व्यापारिक कार्य कौन देखेगा, जो पहले से गठित है, पहले से क्या गठित है, व्यापारिक कार्य कौन देखेगा, सीओडी यानी कि निर्देशक मंडल, निर्देशक मंडल। निर्देशक मंडल की बात करें तो सीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड, ठीक है। बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल, और सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निर्देशक मंडल, ये देखेगा, ठीक है। व्यापारिक कार्य कौन, ये देखेगा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ दे कि कंपनी में द्वैत शासन कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो द्वैत शासन पहले मैंने बंगाल में द्वैत शासन बताया 1765 में। अब इसी को ही कंपनी में क्या कहा जाता है, द्वैत शासन, ही कंपनी का द्वैत शासन कहते हैं, द्वैत शासन कहा जाता है, कहा जाता है। आप समझिए इस चीज को कि द्वैत शासन वर्ड जो है आप पूरे इसमें विकास क्रम में 4 बार सुनेंगे, ठीक है। 2 बार हम पढ़ चुके हैं, अब हम आपको ये चारों बता दे रहे हैं द्वैत शासन कब कब स्टार्ट हुआ। अगर बात करें बंगाल में द्वैत शासन, बंगाल में द्वैत शासन
इसके बाद दूसरा आता है कंपनी में, कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी में द्वैत शासन, बोलते प्रांत में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन, और केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन। ये आपको कुल 4 द्वैत शासन याद रखने हैं। बंगाल में द्वैत शासन कब होता है? 1765 में। ठीक है। कंपनी में द्वैत शासन कब होता है? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन कब होता है? 1919 के अधिनियम के तहत, इसको बोलते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है। और केंद्र में द्वैत शासन कब होता है? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। अब ये दो हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों हैं। आगे के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे द्वैत शासन बनते हैं। द्वैत शासन मतलब दो लोगों की सत्ता चल रही है, दो लोग एक ही चीज में क्या कर रहे हो, वो कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारा होगा द्वैत शासन। यहाँ पर एक काम इसमें और किया गया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। इसमें एक काम तीसरा जो किया गया था, तीसरा आपको याद रखना है। तीसरा ये काम किया गया था कि कंपनी क्या है, अधीन क्षेत्रों को, अधीन क्षेत्रों, इसमें आप समझ रहे हो क्या कहा गया है? कहा यह है कि जो कंपनी के अधीन क्षेत्र भारत के हैं वो ये माने जाएंगे कि वो ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र है, ब्रिटिश सरकार के अधीन क्षेत्र, वो उस पर किसका राज चलेगा? ब्रिटिश सरकार का राज्य चलेगा, ये माना जाएगा। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट थे, ये हम लोग तीनों समझ गए। अब अगला हमारा एक्ट आता है 1786 का एक्ट। ठीक है। 1786 का एक्ट, इसमें क्या क्या है देखिए, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। क्विट इंडिया एक्ट समझ में आ गया, तीनों प्रावधान आपको आराम से। अब हम लोग आगे बात करते हैं 1786 का। इसको अपने से लेट करके देखिएगा। हमने बताया कि धीरे धीरे गवर्नर जनरल की क्या की जा रही है, शक्तियां बढ़ाई जा रही हैं। 1773 वाले में 4 सदस्य थे, उनकी अनुमति के आधार पर ये काम करता था, या उनकी सहमति के आधार पर काम करता था, उनके बहुमत के आधार पर कार्य करता था। फिर उसमें एक मेंबर कम कर दिया गया 1784 वाले में। ठीक है। अब 1786 वाले में क्या क्या किया जा रहा है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, 2। पहला पॉइंट ये कहता है, पहला पॉइंट हमसे ये कहता है, इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति, सेनापति की शक्ति प्रदान की गई। जी। प्रधान सेनापति बोल दे, कमांडर इन चीफ बोल दे। ठीक है। या इसी को क्या बोल सकते हैं? कमांडर इन चीफ, इसकी शक्ति दी गई, प्रधान गवर्नर जनरल को दी गई। अब गवर्नर जनरल के अगर पद को समझना है तो हम भारत के राष्ट्रपति के पद को समझें। जस्ट सेम वैसे ही इसका चल रहा प्रोसेस। जैसे भारत के जो राष्ट्रपति होता है उसे तीनों सेनाओं का प्रमुख कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो वही ये चीज है कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई, यानी कि तीनों सेनाओं को प्रमुख एक प्रकार से कहा गया। दूसरी, गवर्नर जनरल को अपने राष्ट्रपति की एक और पावर होती है, वीटो पावर जिसे कहते हैं, वो पावर भी यहाँ दी जाएगी, समझिएगा आप। ठीक है। राष्ट्रपति से थोड़ा कंपेयर करके चलेंगे, आप लोगों को आसानी होगी समझने में। अब यहाँ पे क्या किया गया, गवर्नर जनरल को वीटो पावर, वीटो पावर प्रदान की गई। अर्थात अर्थात विशेष परिस्थितियों में क्या कर सकता है, विशेष परिस्थितियों में
विशेष परिस्थितियों में कार्यकारिणी परिषद के इसको मानने से इनकार कर सकता है या निरस्त कर सकता है, इनकार कर सकता है। विशेष परिस्थितियों में क्या कर सकता है गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद के आदेश को निरस्त कर सकता है, मानने से इनकार कर सकता है। इसी को क्या कहते हैं वीटो पावर, जो आज के टाइम पे राष्ट्रपति के पास में। अब ये सवाल बनता है कि ये दोनों शक्तियां पहली बार किस व्यक्ति को मिली। तो देखिए ये दोनों शक्ति पहली बार जिस गवर्नर जनरल को मिली उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, लॉर्ड, अगर आपसे कि दोनों शक्तियां किस व्यक्ति को पहली बार मिली तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, ये हमारे एक्ट कहाँ तक हो गया, 1786 के एक्ट तक हो गया हमारे। ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं इसमें। आगे हम बात करेंगे 1793, 1813, 1833, 1853, 4 अधिनियम बचे हुए हैं। आप लोग समझ में आ गए दोनों एक्ट। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। पहले की बात करते हैं हम लोग 1793 के एक्ट की बात करते हैं। इसमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है आपको, 1793 का चार्टर है, चार्टर एक्ट। क्या क्या कहता है हमसे इसको समझते हैं। पहली बात तो ये कहता है कंपनी के व्यापारिक अधिकार को क्या कर दिया गया, एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा इसमें जो काम है, दूसरा काम इसमें ये है कि बीओसी जो हम लोग 1784 के एक्ट के तहत गठित की थी, बीओसी के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। दिया 1793 के एक्ट के ये दो पहलू इंपॉर्टेंट है। बीओसी 1784 के एक्ट के तहत गठित को वेतन कहाँ दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। और कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अब ये थोड़ा 1813, 1833 इंपॉर्टेंट है, इनको भी समझते हैं अच्छे से। इसमें काफी सारे प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे 1813 का। ठीक है, तो अभी 20 साल बाद अगला एक्ट आ गया है और ये हमसे क्या क्या कहता है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो ये कहता है हमसे, कहता है कि कंपनी के कंपनी के कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, मोनोपोली ना, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया, परंतु तो है ना, परंतु क्या है इसमें भैया, परंतु चाहे वह चीन के साथ व्यापार,
व्यापारिक एकाधिकार के साथ व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखा गया है। ये क्या है? सबसे पहले बड़ी चीज समझते हैं कि व्यापारिक एकाधिकार क्या था। ठीक है, ये कौन सी बला है जो लगातार आ रही है भाई। तो देखिए क्या है, व्यापारिक एकाधिकार का होता है मोनोपोली एक प्रकार से किसी चीज की। जैसे अगर ये कह दिया जाए कि यूट्यूब पे केवल एक ही टीचर पढ़ा सकता है, उन्हें कोई दूसरा टीचर नहीं पढ़ा सकता है, तो ये क्या हो गया, उसका व्यापारिक एकाधिकार हो गया। जैसे देश में अगर बात की जाए, रेलवे चल रही है, रेलवे में किसका है, भारत सरकार का ही पहले पूरा रहता था। अभी क्या है, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर पहले बात की जाती तो पूछा जाता कि भारतीय रेल पे किसकी मोनोपोली है, तो भारत सरकार की मोनोपोली है। एकाधिकार किसका, भारत सरकार का है। यानी कोई ऐसा कार्य जिसे कोई और नहीं कर सकता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति को अधिकार दिया गया, वही करेगा। ठीक है, तो वो है एकाधिकार। जैसे अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसका मतलब यह था कि ब्रिटेन की अन्य कोई कंपनी भारत में आके व्यापार नहीं कर सकती है। ब्रिटेन का अन्य कोई व्यक्ति भारत में आके व्यापार नहीं कर सकता है, क्योंकि BEIC को क्या है, एकाधिकार है। अब 1813 में क्या कर दिया जाएगा, एकाधिकार समाप्त कर दिया जाएगा, सारी कंपनियों के मुंह खोल दिए जाएंगे, सब लोग आप ब्रिटेन करो, आप व्यापार जितना करना हो, हमने जितना लूटना था लूट लिया, अब तुम भी लूटो आके। ठीक है, तो सिस्टम क्या है, लेकिन चाय और वह चीन, यानी कि चीन के साथ अभी व्यापार हम ही करेंगे, पहले तुम नहीं करोगे। ठीक है, और अन्य व्यक्ति चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। और चाय का व्यापार, उस पर भी एकाधिकार अभी किसको था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को था। पहला ये प्रावधान हो गया। दूसरा समझते हैं लोग, दूसरा प्रावधान इसमें ये किया गया कि भारतीयों की शिक्षा पर वार्षिक, यानी कि हर साल वार्षिक 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तीसरे में प्रावधान क्या गया, जो ईसाई मशीनरियां हैं उनकी खुली छूट दे दी गई कि अब तुम भारत में धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। आपने एक एक्ट पढ़ा होगा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसमें ये कहा कि भारतीयों के धार्मिक, सामाजिक और रीति रिवाजों को क्या किया जाएगा, ध्यान किया रखा जाएगा। अब क्या है, ये ईसाई मशीनरियों को भेज रहे हैं कि जाओ ज्यादा से ज्यादा भारतीयों का धर्मांतरण करो। अब ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 1781 के आसपास जो फेज था वो स्ट्रगलिंग फेज था, यानी कि उतने अच्छे से पैर भारत में नहीं जमा पाई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1813 तक उसने भारत के लगभग अधिकतर भूभागों पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, और कोई भी अब शक्ति ऐसी नहीं थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टक्कर दे सके। तो इस वजह से क्या होता है, अब ये खुल के खेलेंगे, समझे एक लिहाज से। अब ये होता है यहाँ पर, अगर हम लोग बात करते हैं ईसाई क्या, ईसाई मशीनरियां क्या होंगी, भारत में आएंगी, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है। ये काम किए गए इसमें तुम्हारे। ठीक है, अब हम लोग बात आगे करते हैं इसके बाद। एक पॉइंट इसमें थोड़ा और जो है हम लोग समझते हैं, उस पॉइंट की बात करते हैं। देखिए 1784 वाले एक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी कंपनी का अधीन क्षेत्र होंगे उनको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित कर दिया गया कि यानी ब्रिटिश के अधीन ये क्षेत्र हैं। एक इसमें ये दो लाइनें, एक वो वाली लाइन एक ये वाली लाइन, डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में आपसे। आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं दोनों बता दे रहा हूँ। 1784 में क्या कहा गया था, कंपनी के अधीन जो क्षेत्र है वो किसके माने जाएंगे, ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र में, ब्रिटिश के अधीन, ब्रिटेन सरकार के अधीन क्षेत्र है। इसमें ये किया गया, क्या किया गया, कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्रों की
तैयारी स्पष्ट की गई। स्पष्ट की गई। इसका मतलब ये कहा गया कि कौन सा क्षेत्र किसके अधीन है, कौन किस पे राज करेगा, कहाँ पे कौन से कानून लगेंगे, वो सारी चीजें इसमें स्पष्ट की गई एक प्रकार से। तो ये तुम्हारा 1813 का चार्टर एक्ट हो गया। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं इसके। आगे हम लोग बात करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में देखते हैं क्या क्या है विशेष प्रावधान। देखिए 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए वो हम समझेंगे। सबसे पहला प्रावधान तो ये किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर देगा। पहला प्रावधान तो ये कर दिया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम मतलब क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ओके, दूसरा प्रावधान इसमें क्या किया गया, देखिए अब ये कौन पदनाम बदल के ये कर दिया गया, जिसके तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग बन गए। ठीक है, अब आगे समझते हैं, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, ठीक है, उसमें सदस्य संख्या कितनी कर दी गई थी, 3, अब एक और बढ़ा दी गई, कितनी कर दी गई, 4। ठीक है, तो कार्यकारिणी परिषद है यानी शासकीय परिषद है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक अस्थायी, ये क्या बोला है, गवर्नर जनरल की परिषद कितनी थी, 3 सदस्य थी। 1784 में 3 सदस्य कर दी गई थी, एक सदस्य इसमें बढ़ा दिया गया, अब कितने कर दिए गए, 4। लेकिन वो सदस्य कैसा होगा, अस्थायी विधि सदस्य होगा। विधि मतलब कानून का कोई कार्य होगा तब उसको बुलाया जाएगा, और अस्थायी होगा यानी कि वो वोट नहीं डाल सकता है अभी। ठीक है, सदस्य की नियुक्ति की गई, और ये सदस्य कौन कहला होगा, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले कई मामलों में आप जानते हैं, जैसे भारतीय भारतीय अंग्रेज शिक्षा का जनक, इसके अलावा आईपीसी सीआरपीसी के लिए भी इनको जानते हैं। तो ये लॉर्ड मैकाले बनाए गए। ठीक, इसमें 27 सदस्य जोड़े गए। इसके बाद एक और प्रावधान किया गया, मैकाले की अध्यक्षता में, मैकाले की अध्यक्षता में गठन किया गया। ठीक है, और ये क्यों किया गया, भारतीय जो कानून है उसके वर्गीकरण करने के लिए। जैसे आप जानते हैं आईपीसी सीआरपीसी किसकी देन है, मैकाले की, तो उसका वर्गीकरण करने के लिए क्या किया गया है,
मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ये 1834 में बनती है, 1833 के अधिनियम के तहत 1834 में गठित होती है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। 1833 का चार्टर एक्ट हो गया। ये पॉइंट हो गया। इसके बाद और आगे हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार है, उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है इस अधिनियम में। ठीक है, तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को होता कैसे, अभी जब हमने 1813 का पढ़ा था, उसमें चाय का व्यापार और चीन चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार किसके पास था, PEIC के पास था। लेकिन अभी क्या कर दिया इन्होंने, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। यानी अब चाहे चीन से कोई मतलब नहीं, सारे व्यापार हर एक व्यक्ति वहां का ब्रिटेन का कर सकता है, कोई भी कंपनी यहाँ का व्यापार कर सकती है। तो ये व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः, अगर पूछ दो चीजें पूछे, व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, देखो ये क्या है, व्यापारिक एकाधिकार, ये पूछ दे कब समाप्त किया गया, तो 1813 का। ठीक है, और पूर्णता पूछ दे, व्यापारिक अधिकार एकाधिकार पूर्णता समाप्त किया गया, यानी पूरी तरीके से समाप्त किया गया, ये कब कर दिया गया, 1833 के चार्टर एक्ट में। हम लोग इसमें आगे बात करते हैं। यहाँ का समझ में आ गया। अब इसी एक्ट में थोड़ी और आगे कुछ पॉइंट्स के विषय में बात करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। हम लोग बात करते हैं आगे, इसमें 1833 का एक्ट पढ़ रहे थे ना, इसमें आगे और हम लोग बात करते हैं क्या क्या बचा है। देखिए, इसमें एक वो लाया जाता है, अ, आपका एक तो पैसा एक होता है ये दास प्रथा, दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, प्रतिबंधित किया गया। इस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत, 1833 अधिनियम के तहत दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, यानी मना किया गया। ठीक है, अब इसमें देखिए समझिए, दास प्रथा को प्रतिबंधित 1833 अधिनियम के तहत किया गया। इसमें दास प्रथा में एक नाम आपको और याद रखने की जरूरत है, लॉर्ड एलन बरो का। ठीक है, किसका, लॉर्ड एलन बरो। इन्होंने क्या काम किया, लॉर्ड एलन बरो ने 1843 में इन संख्या 5 लाकर नहीं भी आपको समझना है, अगर लॉर्ड एल्मबरो ने 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया, लाकर दास प्रथा उन्मूलन किया, किया। उन्मूलन भी जानते हो, उन्मूलन रोपड़। ठीक है, तो उन्मूलन कर समाप्त कर देना। ठीक है, लॉर्ड एल्मबरो ने क्या, 1843 में अधिनियम संख्या 5 लाकर, अधिनियम संख्या इनको नंबर दिया जाता है, जैसे आईपीसी का एक नंबर होता है कि ये अधिनियम संख्या इतना है, ये अधिनियम संख्या फला इतना है। जैसे हम लोग जीएसटी अधिनियम की बात करते हैं, 122वां 101वां अधिनियम संख्या पूछा जाता है, जीएसटी अधिनियम संख्या कौन सा था, तो 101वां अधिनियम संख्या। तो ये अधिनियम संख्या होते हैं। ठीक है, तो ये लॉर्ड एल्मबरो ने कब कर दिया, 1840 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया। ये आपको याद रखना है कि एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है या फैक्ट है। इसके बाद करते हैं, दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद इसी अधिनियम में एक और चीज याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है, इस अधिनियम में एक नियम संख्या 87 था, नियम संख्या क्या था, 87, 87 था। वो क्या कहता था, वो ये कहता था, नियम संख्या 87 क्या कहता था,
लिंग, जाति, धर्म, निवास, जन्म आदि आधार पर भाषा आदि आधार पर कंपनी के किसी भी पद पे, कंपनी के किसी भी पद पर, ठीक है लिए पात्र नहीं होगा। पात्र, इसका मतलब समझ रहे हो कि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पे जाति, धर्म, लिंग, भाषा इत्यादि आधार पर कंपनी किसी भी पद पर नियुक्ति से मना नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये नियम 87 आया तो, लेकिन लागू नहीं हुआ। लागू क्यों नहीं हुआ? सीओडी के विरोध के चक्कर में, सीओडी के विरोध के कारण लागू नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। सीओडी कौन था? कंट्रोल ऑफ कंट्रोल, सॉरी, सीओडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओडी के चक्कर में। बीओडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल या सीओडी भी इसको कह सकते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, दोनों बोल सकते हैं इसको। बीओडी भी बोलते हैं, सीओडी भी बोलते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, यानी निर्देशक मंडल के चलते उन्होंने कहा भाई हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई भारतीय आके या कोई काला व्यक्ति आके जो शीर्ष पद पे बैठे और हमारे ऊपर राज चलाए, हमारे ऊपर हुक्म चलाए कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। तो इन्होंने कहा हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस चक्कर में ये क्या हुआ? लागू नहीं हुआ नियम नंबर 87। यहाँ तक आपको समझ में आ गया पूरा? हम लोग बात करते हैं इसमें एक और चीज है, एक दो पॉइंट और इसमें है। एक पॉइंट क्या है कि इससे पहले बनाए गए कानूनों को, इस अधिनियम से पहले बनाए गए कानूनों को, कानून विनियम कहा गया। नियम यानी नियम एक प्रकार से कहा गया। एवं इसके बाद के क्या कहा गया? कहा गया। ज्यादा से समझ में आ गई। एक और पॉइंट इसमें है, अगला। अब क्या है? बना एवं एक बजट, एक बजट पेश कर सकते हैं, पेश किया जाएगा। आज की क्लास का हमारा लास्ट अधिनियम बचा हुआ है 1853 का अधिनियम चार्टर एक्ट, ठीक है। इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार, और यहाँ से हमारी आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। ये 1853 वाला समझ में आ गया ना आप लोगों को पूरा? अब हम बात करते हैं 1853 वाले की, लास्ट अधिनियम की।
तो काम इसमें 1833 वाले ही किए गए हैं। जैसे 1833 में एक सदस्य था, कौन था? अस्थायी सदस्य था। ठीक, उसको क्या कर दिया गया, अब स्थायी सदस्य बना दिया गया। पहला पॉइंट क्या किया गया, पहला काम विधि सदस्य जो था 1833 वाले अधिनियम में जो था विधि सदस्य, उसको अब स्थायी सदस्य बना दिया गया। गवर्नर जनरल की समझ में आ गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया। ठीक है, दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट क्या किया गया कि इसमें एक लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में ही विभिन्न खुली प्रतियोगिता हेतु खुली प्रतियोगिता हेतु खुली प्रतियोगिता हेतु लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में सिविल सर्विसेज की खुली प्रतियोगिता हेतु मेकाले आयोग का गठन किया गया। मेकाले आयोग गठन, यानी कि अब सिविल सर्विसेज जो थी, जो उच्च पदों में लोग बैठते थे, उनके लिए अब खुली प्रतियोगिता स्टार्ट कर दी गई। लेकिन एक दो समस्याएं यहाँ अभी भी थी। एक तो ये प्रतियोगिता इंग्लिश में होती थी, दूसरा ये ब्रिटेन में होती थी, लंदन में होती थी। ठीक है, तो इसलिए इसमें भारतीयों का चयन बहुत कम होता था। ये चीज समझ गए आप। फिर इसमें एक और प्रावधान क्या किया गया, उसको समझते हैं। देखिए, अब गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद था, उसके भी कार्यों को बांट दिया गया। कैसे बांट दिया गया कि देखिए, अभी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद थी, वो कानून बनाती भी थी और उनको लागू भी करवाती थी। यानी कि वो प्रशासनिक कार्य भी देखती थी और विधायी कार्य भी देखती थी। अब इसके विधायी कार्यों को, प्रशासनिक कार्य को क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो गवर्नर जनरल विधायी कार्य को लेकर के। और पॉइंट, एक केंद्रीय या भारतीय केंद्रीय या भारतीय भी गठन किया गया। विधान परिषद का गठन किया गया। गठन किया गया। ठीक है, या भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का कहते हैं, भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। जैसे आज के टाइम पे विधान परिषद होती ना, वैसे ही जिसे कह सकते हैं हम लोग, जैसे हम इसको कर सकते हैं संसद जैसे होती है एक प्रकार से, और राज्य में क्या होती है, जो आपकी जो होती है वो विधानमंडल जो होता है ना, वैसे ही एक केंद्रीय या भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे लघु संसद कहा गया। यानी कि अब भारत में धीरे धीरे संसदीय चीजें जो है वो आ रही हैं। ठीक है, अब कैसे आ रही हैं वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, ये प्रावधान इसमें किया गया।
इसके बाद कि कंपनी के अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया गया। अनिश्चित, अनिश्चित ये जैसे अभी तक क्या पढ़ रहे थे आपने, 1813 में पढ़ा था क्या, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 33 में क्या है कि व्यापारी के अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब इसमें क्या है कि कंपनी के कार्यकाल को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया। अनिश्चित समय का मतलब ये है कि पहले 20 साल का बढ़ाने का मतलब था कि 20 साल तक कंपनी अपना स्टेबल रहेगी, उसके पास आदेश रहेगा कि हम 20 साल तक व्यापार कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर दिया है, देखो एकाधिकार तो समाप्त कर दिया गया, यानी कि अन्य कंपनियां भी व्यापार करेंगी और ये भी व्यापार करेगा। एकाधिकार का ये मतलब नहीं कि कंपनी समाप्त कर दी गई है। एकाधिकार का मतलब ये है कि मोनोपोली तुम्हारी खत्म हो गई है, तुम भी व्यापार करोगे हम भी व्यापार करेंगे, तो कंपनी भी व्यापार करेगी। लेकिन 1853 के एक्ट में ये कहा गया कंपनी के कार्यकाल को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि अब 20 साल का फंडा खत्म हो गया। अनिश्चित समय का मतलब ये है कि मैं तुम्हें कभी भी समाप्त कर सकता हूँ, तुम्हें कभी भी कंटिन्यू रख सकता हूँ। ये किसने कहा, ब्रिटिश संसद ने कहा। और यही होता है 1858 में कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है कि अब कंपनी कहाँ जाएगी, अपने घर बैठे जाके। तो ये पूरा होगा तुम्हारा 1853 तक के चार्टर एक्ट। आपने आज ये वाला पहला जो है BIC के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास 1773 से लेकर 1853 तक पढ़ लिया। और आशा करता हूँ अब आपको चीजें अच्छे से समझ में भी आई होंगी। मैंने जो भी डाउट आपके बन रहे वो मैंने क्लियर किए हुए हैं। आगे और अगली क्लास लेंगे तो जो भी और डाउट रहेंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आप चीजों को एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, दोबारा बार बार पढ़ने की आपको जरूरत ना पड़े। आप एक बार पॉलिटी जैसे मैं पढ़ाऊंगा पढ़ते चले जाइएगा, लास्ट में आप ये देखेंगे पॉलिटी के आप नोट्स बना लीजिए। उसके बाद आप किसी किताब से, किसी भी यूट्यूब चैनल से या कहीं से भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप उसको ही पढ़ लीजिए। आपके सारे एग्जाम में आपके हेल्पफुल रहेगी। बहुत ज्यादा भ्रमित मत होइएगा। आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर मतलब वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए आगे आने वाले, ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहे।